हेलो दोस्तों साइंस बाय गालिब सर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे केमिकल बॉन्ड के बारे में। केमिकल बॉन्ड होता क्या है और इसके क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं दोस्तों केमिकल बॉन्ड होता क्या है। तो देखिए केमिकल बॉन्ड क्या होता है, एक तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो दो एटम्स या दो आयंस या दो मॉलिक्यूल्स को बांध के रखता है। ठीक है, तो यह एक तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है जो दो एटम या दो आयन या दो मॉलिक्यूल्स को बांध के रखता है। इसी फोर्स को हम लोग बोलेंगे केमिकल बॉन्ड। अब देखिए केमिकल बॉन्ड जो होगा दोस्तों याद रखिएगा दो तरह का होता है। एक केमिकल बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर केमिकल बॉन्ड और एक को हम लोग बोलते हैं इंटरमोलिकुलर बॉन्ड। अब देखिए इसमें दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो देखिए जब एटम्स के बीच में जब बॉन्ड बनेगा तो उसको इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड बोलेंगे, और जब मॉलिक्यूल के बीच में अगर बॉन्ड बनेगा, मतलब मॉलिक्यूल के बीच में अगर केमिकल बॉन्ड बन रहा है, उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे इंटरमोलिकुलर बॉन्ड। इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड को याद रखिएगा, इसको प्राइमरी बॉन्ड भी बोलते हैं, प्राइमरी बॉन्ड। और इंटरमोलिकुलर बॉन्ड को हम लोग सेकेंडरी बॉन्ड भी बोलते हैं। दूसरा याद रखिएगा इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड जो होता है यह स्ट्रांग होता है क्योंकि ये एटम्स के बीच में लगेगा, जबकि इंटरमोलिकुलर बॉन्ड जो होता है, ठीक है, ये मॉलिक्यूल के बीच में लगता है, इसीलिए ये वीक होता है और इसको हम लोग सेकेंडरी बॉन्ड भी बोलते हैं। अब इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड जो है मतलब जो एटम्स के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है कितना तरह का होता है, तीन तरह का याद रखिएगा। एक आयनिक बॉन्ड होता है, एक कोवेलेंट बॉन्ड होता है और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। जबकि मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्ड बनता है मतलब इंटरमोलिकुलर बॉन्ड जो होता है वो दो तरह का होगा, याद रखिएगा। एक होगा हाइड्रोजन बॉन्ड और एक होगा वांडरवाल फोर्स या वांडरवाल इंट्रैक्शन। अब हम लोग दोस्तों इस वीडियो में पढ़ेंगे आयनिक बॉन्ड के बारे में और कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। ठीक है, तो देखिए आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड में फर्क क्या होता है उसको समझ लीजिए। आयनिक बॉन्ड जो होता है दोस्तों याद रखिएगा इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर द्वारा जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। जबकि इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग के द्वारा मतलब दो एटम्स के बीच में अगर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, साझेदारी हो रहा है, तो वो जो बॉन्ड बनता है उसको कोवेलेंट बॉन्ड हम लोग बोलते हैं। तो आयनिक बॉन्ड में याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से, इलेक्ट्रॉन के लेने और देने से, लॉस और गेन से बॉन्ड बनता है, इसीलिए उसको आयनिक बॉन्ड बोलेंगे। लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से, मतलब ए और बी दो एटम्स है तो दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, शेयरिंग करेगा, बराबर बराबर मिलाएगा। ठीक है, और वो जो बॉन्ड बनेगा उसको हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे। आयनिक बॉन्ड किसके बीच में बनेगा तो याद रखिएगा आयनिक बॉन्ड हमेशा मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनेगा, जबकि कोवेलेंट बॉन्ड की बात करेंगे तो यह नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनेगा। तो आयनिक बॉन्ड मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनेगा, जबकि कोवेलेंट बॉन्ड नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनेगा। आयनिक बॉन्ड जिस कंपाउंड में होता है उसको आयनिक कंपाउंड बोलेंगे, और कोवेलेंट बॉन्ड जिस कंपाउंड में होता है उसको मॉलिक्यूलर कंपाउंड या उसको कोवेलेंट कंपाउंड हम लोग बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं आयनिक बॉन्ड क्या होता है, फिर हम लोग जानेंगे कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। आयनिक बॉन्ड को दोस्तों हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। आपको बता चुके हैं यह बॉन्ड कब बनेगा, मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनेगा। और यह बॉन्ड कब बनेगा, जब दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, मतलब एक एटम क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को दे रहा है और दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। एक एटम ए है और एक एटम बी है, एक एटम इलेक्ट्रॉन को दे रहा है और दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसको हम लोग आयनिक बॉन्ड बोलेंगे, या इसी को हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। ठीक है, और ये किसके बीच में बनेगा तो याद रखिएगा आयनिक बॉन्ड जो होता है दोस्तों याद रखिएगा ये हमेशा मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनेगा। अब ऐसे कंपाउंड्स जिनके बीच में आयनिक बॉन्ड होता है वैसे कंपाउंड्स को हम लोग आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एटम ए है और एक एटम बी है। ए जो है इलेक्ट्रॉन दे रहा है बी को, मतलब ए इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है और बी जो है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। अब इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बना है उस बॉन्ड को हम लोग बोलेंगे, मतलब इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उस फोर्स को हम लोग बोलेंगे आयनिक बॉन्ड बोलेंगे। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है वो उसको प्लस चार्ज मिलता है, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है उसके ऊपर माइनस चार्ज आता है। ठीक है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब प्लस चार्ज और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब माइनस चार्ज। प्लस चार्ज वाले को कैटायन बोलते हैं और माइनस चार्ज वाले को एनायन बोलते हैं। अब हम लोग कुछ आयनिक कंपाउंड्स को जानेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है।
जैसे NaCl का हम लोग बात करेंगे जिसको सोडियम क्लोराइड बोलेंगे, KCl को पोटासियम क्लोराइड बोलेंगे, MgCl2 को मैग्नीशियम क्लोराइड बोलेंगे। इस सब का नाम कैसे लिया जाता है ये सब आपको हम बता देंगे। अगला है LCl3, इसको अल्मोनियम क्लोराइड बोलेंगे, Na2O सोडियम ऑक्साइड, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, L2O3 अल्मोनियम ऑक्साइड बोलेंगे, FeO आयरन 2 ऑक्साइड, इसी को हम लोग फेरस ऑक्साइड भी बोलते हैं, Fe2O3 आयरन 3 ऑक्साइड बोलेंगे, ये नया नाम है, इसका पुराना नाम फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं, ZnO जिंक ऑक्साइड और Cu2O कॉपर ऑक्साइड। ये सब आपका आयनिक कंपाउंड है। बहुत सारा आयनिक कंपाउंड होता है लेकिन इतना आप ध्यान रखिएगा क्योंकि ये इंपोर्टेंट है। अगला है दोस्तों कंडीशन फॉर आयनिक कंपाउंड, मतलब आयनिक बॉन्ड किस में बनेगा। ठीक है, तो देखिए आयनिक बॉन्ड में एक मेटल होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए, नॉन मेटल होना चाहिए। तो आयनिक बॉन्ड जो है आसानी से बनेगा कब, जब मेटल आसानी से इलेक्ट्रॉन दे और नॉन मेटल आसानी से इलेक्ट्रॉन ले ले। तो मेटल आसानी से इलेक्ट्रॉन कब देगा, जब उसका आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगा। ठीक है, तो आयनिक बॉन्ड बनने के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी मेटल का क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ताकि वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को दे सके। और नॉन मेटल के पास इलेक्ट्रॉन लेने का क्षमता अधिक हो, मतलब इलेक्ट्रॉन लेने का क्षमता मतलब हो गया उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है, जिसको इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बोलते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन लेने पर जो एनर्जी रिलीज होता है, ये आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसका ज़्यादा होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होना चाहिए किसका, नॉन मेटल का, जबकि मेटल का आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। ठीक है, और इस तरह होगा तो आयनिक बॉन्ड बनने का चांस ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो आयनिक बॉन्ड बनने के लिए मेटल का आयोनाइजेशन एनर्जी हाई रहना चाहिए और नॉन मेटल का इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी हाई रहना चाहिए। ठीक है, ताकि वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को मेटल लॉस कर सके और नॉन मेटल आसानी से इलेक्ट्रॉन को गेन कर सके। अगला है दोस्तों आयनिक कंपाउंड्स का क्या क्या प्रॉपर्टीज है। तो देखिए आयनिक कंपाउंड्स का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और इसका बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है, याद रखिएगा। दूसरा बात याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट, आयनिक कंपाउंड अगर सॉलिड स्टेट में हो तो बैड कंडक्टर होता है, लेकिन मोल्टन स्टेट में या एक्वस सॉल्यूशन में, मतलब उसके पानी में रख देंगे तो वो गुड कंडक्टर हो जाता है क्योंकि आयंस फ्री हो जाता है, जबकि सॉलिड में आयंस फ्री नहीं होता है। वही बात करेंगे अगला, ये आपको बता दिए बैड कंडक्टर होता है। अगला याद रखना दोस्तों आयनिक कंपाउंड्स क्या होता है, ये पोलर होता है। तो पोलर जो होता है दोस्तों पोलर में घुलेगा। तो आयनिक कंपाउंड्स पोलर होता है, पोलर मतलब उसमें चार्ज होता है। तो आयनिक कंपाउंड्स पोलर होता है, इसीलिए पोलर सॉल्वेंट जैसे वाटर हो गया और अल्कोहल हो गया इसमें घुल जाएगा, क्योंकि पोलर जो होगा पोलर में ही घुलेगा। तो पोलर सॉल्यूट किस में घुलेगा, पोलर सॉल्वेंट में घुलेगा। तो आयनिक कंपाउंड्स पोलर होता है, इसीलिए ये पानी और अल्कोहल में घुलेगा, जबकि यह नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड में नहीं घुलेगा, क्योंकि ये पोलर है तो पोलर में घुलेगा, और नॉन पोलर अगर कोई रहता तो नॉन पोलर में घुलता है। अगला याद रखिएगा, अगला प्रॉपर्टीज आयनिक कंपाउंड्स में दोस्तों यह नॉन डायरेक्शनल होता है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं रहता है, इसीलिए इसका कोई भी ज्योमेट्री नहीं होता है। आयनिक कंपाउंड जो होता है वाटर में सॉल्युबल होता है, याद रखिएगा कोई भी चीज़ सॉल्युबल होगा, कोई कंपाउंड अगर वाटर में सॉल्युबल है इसका मतलब हो गया उसका हाइड्रेशन एनर्जी जो है उसके लैटिस एनर्जी से क्या है, अधिक है। हाइड्रेशन एनर्जी क्या है, लैटिस एनर्जी क्या है, पीरियोडिक टेबल में ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। जैसे NaCl जो है पानी में सॉल्युबल होता है, क्योंकि NaCl का जो हाइड्रेशन एनर्जी होगा वह NaCl के लैटिस एनर्जी से क्या होगा, ज़्यादा होगा, इसीलिए जो नमक है वो पानी में घुल रहा है। तो कोई भी चीज़ घुल रहा है इसका मतलब है उसका हाइड्रेशन एनर्जी उसके लैटिस एनर्जी से क्या है, ज़्यादा है। दोस्तों आयनिक कंपाउंड हम लोग जान गए, अब हम लोग बात करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में, कोवेलेंट कंपाउंड के बारे में। तो कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें होगा उसको कोवेलेंट कंपाउंड बोलेंगे। तो कोवेलेंट बॉन्ड कब होगा, कैसे बनेगा, तो देखिए जब दो एटम ठीक है आपस में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करें और बराबरी में शेयरिंग करें, मतलब म्यूचुअली शेयरिंग होना चाहिए और इक्वल नंबर में शेयरिंग होना चाहिए। मतलब ए एटम अगर एक इलेक्ट्रॉन दिया है तो बी को भी एक देना पड़ेगा, ए एटम अगर 2 इलेक्ट्रॉन दिया है तो बी को भी 2 देना पड़ेगा, ए एटम अगर 3 इलेक्ट्रॉन दिया है तो बी को भी 3 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा आपस में साझेदारी के लिए। ठीक है, तो ऐसा बॉन्ड जिसमें 2 एटम्स के बीच इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बॉन्ड बनता है, इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बॉन्ड बनता है, तो वैसे बॉन्ड को हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे। अब कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग बराबर होगा, ए 1 देगा तो बी भी 1 देगा, ए अगर 2 देगा इलेक्ट्रॉन तो बी भी 2 इलेक्ट्रॉन देगा, ए अगर 3 इलेक्ट्रॉन देगा तो बी भी 3 इलेक्ट्रॉन देगा। तो जब 2 एटम्स के बीच इलेक्ट्रॉन का बराबर शेयरिंग हो रहा है तो वैसे बॉन्ड को हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए ए जो है और बी एक एक इलेक्ट्रॉन दिया और दोनों आपस में क्या हुआ, बॉन्ड बना लिया, इस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे। अब कोवेलेंट कंपाउंड जो होगा
कौन होगा? तो जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड होगा वैसे कंपाउंड्स को हम लोग कोवेलेंट कंपाउंड्स बोलेंगे। इसका नेमिंग का अलग तरीका होता है। जैसे H2O है, एक्सेप्शन में है, इसका नाम याद रखिएगा वाटर, ठीक है। बाकी सबका यूपिक नाम आपको याद रखना है। वाटर जो है कॉमन नाम है, तो बहुत सारे कंपाउंड्स का कॉमन नाम फेमस है तो कॉमन नाम से बोलते हैं, और बाकी कंपाउंड्स को हम लोग यूपिक नाम से बोलते हैं। CO2 को बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है इसलिए डाइऑक्साइड बोलेंगे। CO को बोलेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड, NH3 को बोलेंगे अमोनिया, ये भी कॉमन नाम है। SO2 को सल्फर डाइऑक्साइड बोलेंगे। NO को नाइट्रिक ऑक्साइड बोलेंगे, ये कॉमन नाम है। N2O को नाइट्रस ऑक्साइड बोलेंगे, ये भी कॉमन नाम है। SF4 को सल्फर टेट्राफ्लोराइड बोलेंगे। SF6 को सल्फर हेक्साफ्लोराइड बोलेंगे। PCl3 को फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड बोलेंगे। PCl5 को फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड बोलेंगे। तो इसका भी नेमिंग का एक तरीका होता है, उस तरीका को आपको हम बता देंगे, लेकिन इतना कंपाउंड्स का नाम आप याद रखिएगा। अगला है P2O5, इसको बोलेंगे डाइफॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे कोवेलेंट कंपाउंड्स के प्रॉपर्टीज के बारे में। तो देखिए कोवेलेंट कंपाउंड्स का भी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, लेकिन याद रखिएगा आयनिक कंपाउंड जो होगा ज़्यादा स्ट्रांग होता है किससे? कोवेलेंट कंपाउंड से। अगला है आयनिक कंपाउंड जो होता है गुड कंडक्टर था, सॉलिड स्टेट में बैड था, लेकिन बाकी कंडीशन में मोल्टन या एक्वस में वो गुड कंडक्टर था। जबकि कोवेलेंट कंपाउंड जो होता है ये बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, किसको छोड़कर? ग्रेफाइट को छोड़कर। अगला है यह जो होगा इनसॉल्युबल होगा पोलर में, क्योंकि कोवेलेंट कंपाउंड जो होता है याद रखिएगा ये नॉन पोलर होते हैं। नॉन पोलर होता है मतलब इनमें कोई चार्ज नहीं होता है, ये नॉन पोलर होते हैं, इसीलिए ये पोलर सॉल्वेंट जैसे पानी हो गया और अल्कोहल हो गया इसमें नहीं घुलेंगे। जबकि नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे बेंजीन हो गया और एसीटोन हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, इसमें ये घुल जाएंगे। अगला है कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो डायरेक्शनल होते हैं, उसमें डायरेक्शन होता है, इसीलिए इनमें ज्योमेट्री होता है। तो आयनिक कंपाउंड्स में कोई ज्योमेट्री नहीं होता है, जबकि कोवेलेंट कंपाउंड्स में ज्योमेट्री होता है। इसका ज्योमेट्री हम आगे पढ़ेंगे। अगला है दोस्तों हम लोग जानेंगे जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं उसमें जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो 3 तरह का हो सकता है। सिंगल बॉन्ड हो सकता है, डबल बॉन्ड हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। तो कोवेलेंट बॉन्ड जब बनेगा 2 एटम्स के बीच में तो उसमें जो बॉन्ड बनेगा वो सिंगल हो सकता है, डबल हो सकता है और ट्रिपल हो सकता है। जब 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का जब शेयरिंग होगा तो सिंगल बॉन्ड बनेगा। 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा मतलब 4 इलेक्ट्रॉन आ गया तो डबल बॉन्ड बनेगा। 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा मतलब 6 इलेक्ट्रॉन आ गया तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। याद रखिएगा 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया सिंगल बॉन्ड, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन से सिंगल बॉन्ड बनेगा, 4 हो जाएगा तो डबल हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बोलिए तब या सिंगल बॉन्ड बोलिए तब कोई दिक्कत नहीं है। तो सिंगल बॉन्ड कब बनेगा? जब 2 एटम एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करें, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हो दोनों के बीच में, तो सिंगल बॉन्ड बनेगा। जैसे हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अमोनिया, मीथेन और इथेन, ये सब में सिंगल बॉन्ड बनता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको सब बता दिए हैं, सब में सिंगल बॉन्ड बनेगा, ठीक है। ये सब बॉन्ड बनाने के लिए भी एक तरीका होता है जिसको हम किसी वीडियो में आपको बता देंगे। अगला है डबल कोवेलेंट बॉन्ड, मतलब डबल बॉन्ड किसके बीच में बनेगा? तो सबसे फेमस एग्जांपल याद रखिएगा ऑक्सीजन। जैसे A 2 इलेक्ट्रॉन लाया, B भी 2 इलेक्ट्रॉन लाया और दोनों इलेक्ट्रॉन मिल गया तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गया दोनों का इलेक्ट्रॉन मिलाकर। तो A और B साझेदारी कर लिया, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो जब 2 एटम 2 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करे, मतलब टोटल 4 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करे, तो दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बनता है। इसका एग्जाम्पल ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और इथीन हो गया, ठीक है। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन का देख लीजिए, यहाँ पे आपका कार्बन का हम स्ट्रक्चर बना दिए और तीसरा आपका क्या है? इथीन का। अगला है ट्रिपल बॉन्ड या ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। जब 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करे, मतलब टोटल 6 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हो 2 एटम्स के बीच में, तो उसमें ट्रिपल बॉन्ड बनता है, ठीक है। जैसे नाइट्रोजन हो गया, ये फेमस एग्जाम्पल है, ठीक है। इथाइन हो गया और साइनाइड हो गया, इस सब में ट्रिपल बॉन्ड बनता है। तो नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन लाया, ये भी नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन लाया, ट्रिपल बॉन्ड बन गया, ठीक है। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी और कार्बन के बीच में 6 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी, तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनेगा, जबकि कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। उसी तरह कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होता है और ट्रिपल बॉन्ड बनता है। अगला है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जो कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं या कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक होता है पोलर, एक होता है नॉन पोलर। पोलर का मतलब होता है दोस्तों जिसमें चार्ज हो,
याद रखिएगा। पोलर मतलब जिसमें चार्ज हो, और नॉन पोलर मतलब जिसमें चार्ज नहीं हो। ठीक है, तो देखिए नॉन पोलर किसको बोलेंगे? नॉन पोलर का मतलब हो गया जिसमें कोई चार्ज नहीं हो। ठीक है, और चार्ज को हम लोग किस में मेजर करते हैं? चार्ज को हम लोग मेजर करते हैं डाइपोल मोमेंट में। तो नॉन पोलर कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनमें डाइपोल मोमेंट जीरो होता है, जबकि पोलर बॉन्ड जो होते हैं, पोलर कंपाउंड जो होते हैं ऐसे होते हैं जिसमें डाइपोल मोमेंट जो होता है जीरो नहीं होता है, मतलब इसमें कुछ ना कुछ चार्ज होता है। पोलर में चार्ज नहीं होगा जबकि पोलर में चार्ज होगा। ठीक है, तो नॉन पोलर जनरली कौन कौन होता है? तो ये याद रखिएगा, डाई एटॉमिक जो होता है, मतलब सेम सेम से जो बना है, जैसे हाइड्रोजन का H2 HH बना है, N2 F2, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, जितना सेम सेम से बनेगा वो सब क्या होता है? नॉन पोलर होता है, उसमें कोई चार्ज नहीं होता है। लेकिन कुछ अपवाद भी, एक्सेप्शन भी है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें चार्ज कैंसिल हो जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, इसमें भी चार्ज कैंसिल हो जाता है। बेंजीन, इसमें भी चार्ज कैंसिल हो जाता है। इसीलिए ये सब भी आपका क्या है? नॉन पोलर है। ठीक है, पोलर बॉन्ड या पोलर कंपाउंड्स किसको बोलेंगे? जिसमें चार्ज आ जाए, जैसे HCl हो गया, ये डिफरेंट एटम्स के बीच में होगा, ध्यान रखिएगा। सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, फॉस्फीन हो गया। ठीक है, इस तरह बहुत सारा ऐसा कंपाउंड्स होगा जिसमें चार्ज क्रिएट होगा और उसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा, डाइपोल मोमेंट कुछ ना कुछ आएगा। वैसे कंपाउंड्स को हम लोग पोलर कंपाउंड्स बोलेंगे और उसमें जो बॉन्ड होगा पोलर होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, नॉन पोलर मतलब जिसमें कोई चार्ज नहीं आए, पोलर मतलब जिसमें चार्ज आए। नॉन पोलर में कोई चार्ज नहीं है, मतलब उसका डाइपोल मोमेंट जीरो है, जबकि पोलर में चार्ज आ रहा है, इसका मतलब उसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है। नॉन पोलर याद रखिएगा, हमेशा देखिएगा सेम सेम एटम से बना हो, जैसे हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, दूसरा एटम्स नहीं होगा तो ये सब के सब इसका डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है जिसमें सेम नहीं होगा, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, बेंजीन हो गया, इसमें चार्ज तो होता है लेकिन सब चार्ज को जोड़ने पर अलग अलग डायरेक्शन में जीरो हो जाता है। इसीलिए ये सब भी क्या होता है? नॉन पोलर होता है, मतलब चार्ज होते हुए भी सबको जोड़ने पर अलग अलग डायरेक्शन में कट उठ जाता है। इसीलिए इसमें मतलब चार्ज होते हुए भी ये नॉन पोलर हो जाता है, क्योंकि चार्ज पूरा जोड़ने पर जीरो आ जाता है। जबकि ये जितना भी कंपाउंड्स लिखे हैं नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट, मतलब इनका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता है। इनको सबको जोड़ा जाए चार्ज को तो भी जीरो नहीं होता है, इसीलिए इसको हम लोग पोलर कोवेलेंट बॉन्ड या पोलर कोवेलेंट कंपाउंड बोलते हैं। दोस्तों आशा करते हैं ये सारा पॉइंट्स आपको समझ में आया होगा। जो भी डाउट्स है उसको कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।